Do you still think that it's acceptable to share your bed with children? Of course, why not? If you're going to be a pedophile. वो इस दुनिया के सबसे मशहूर इंसान थे। उन्होंने करोड़ों रिकॉर्ड बेचे। जब भी वो हिलते थे पूरी दुनिया रुक कर देखती थी। लेकिन उस मून वॉक के पीछे, उस चमकते दस्ताने के पीछे, उन चीखती भीड़ों के पीछे एक ऐसी जिंदगी थी जिसे दुनिया कभी पूरी तरह समझ नहीं पाई। और जितना ज्यादा लोगों ने देखा उतने ही परेशान करने वाले सवाल उठते गए। क्या माइकल जैक्सन एक ऐसे जीनियस थे जिन्हें शोहरत ने बर्बाद कर दिया, या फिर उस चमक दमक के नीचे कुछ और अंधेरा छुपा था? ये कहानी उनके संगीत की नहीं है, ये उस सब की कहानी है जो रेडियो पर कभी नहीं बजता। 1980 के दशक में माइकल जैक्सन अछूते थे, सबसे बड़े स्टार। लेकिन फिर कुछ बदलने लगा, सिर्फ उनके व्यवहार में नहीं, उनके चेहरे में। साल दर साल उनका चेहरा बदलता जा रहा था। उनकी त्वचा हल्की होती जा रही थी, उनकी नाक पतली और छोटी होती जा रही थी। दुनिया ने नोटिस किया और दुनिया रुक नहीं सकी इस बारे में बात करने से। माइकल ने कहा कि उन्हें विटिलिगो है, एक असली बीमारी जो त्वचा का रंग छीन लेती है। उनके डॉक्टरों ने इसकी पुष्टि की, लेकिन लाखों लोगों को यकीन नहीं था। वो कहते थे कि वो खुद को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई और बनने की। टैबलॉयड अखबार बेरहम थे, मजाक थमने का नाम नहीं लेता था। हर नई तस्वीर एक सुर्खी बन जाती थी। लेकिन क्या होगा अगर वो सच बोल रहे थे? क्या होगा अगर एक असली बीमारी से जूझ रहे इंसान पर पूरी दुनिया हंस रही थी? सच उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था जितना कोई मानना चाहता था। फिर आया नेवरलैंड रैंच, और यहीं से सब कुछ सच में अजीब होने लगा। 1990 के दशक की शुरुआत में माइकल ने कैलिफोर्निया में अपनी जमीन पर एक खासा ख्याली दुनिया बनाई। एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क, एक निजी चिड़ियाघर, एक सिनेमा हॉल, एक ऐसी जगह जो पूरी तरह बच्चों के लिए बनाई गई थी। उन्होंने कहा यही वो बचपन है जो उनसे छिन गया था। बचपन से ही स्टेज पर परफॉर्म करते करते उन्होंने बीमार बच्चों को, गरीब बच्चों को, उन बच्चों को बुलाया जिन्होंने ऐसी खुशी कभी नहीं देखी थी। बहुत से लोगों को यह एक बड़े दिल की निशानी लगी, लेकिन दूसरों के मन में एक अलग ही सवाल था। दुनिया का सबसे मशहूर बड़ा इंसान बच्चों के साथ इतना वक्त क्यों बिताता था? छोटे लड़के उनके कमरे में क्यों सोते थे? माइकल का जवाब सीधा था। उन्होंने कहा यह सब बेगुनाह था। उन्होंने कहा किसी बच्चे के साथ बिस्तर साझा करना एक खूबसूरत प्यार भरी बात है, और जो लोग इसे गंदा बना रहे हैं उनके दिमाग में ही गंदगी है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1993 में 13 साल के जॉर्डन चैंडलर ने एक ऐसा आरोप लगाया जो पूरी दुनिया में बम की तरह फटा। उसने दावा किया कि माइकल जैक्सन ने उसके साथ यौन शोषण किया। मीडिया में आग लग गई, पूरी दुनिया पलट गई। रातों रात पॉप का राजा धरती पर सबसे ज्यादा जांच किया जाने वाला इंसान बन गया। पुलिस ने नेवरलैंड की तलाशी ली, जांच शुरू हुई। माइकल को उतार चढ़ाव की तरह जांचा गया ताकि बच्चे के बयान से उनके शरीर की तुलना की जा सके। एक पल के लिए सोचिए, दुनिया का सबसे मशहूर इंसान एक मुजरिम की तरह फोटो खिंचवा रहा है। माइकल ने सब इनकार किया। उन्होंने कहा यह एक साजिश है। उन्होंने कहा कि लड़के के पिता इवन चैंडलर ने पहले उनसे पैसे की मांग की थी, लाखों डॉलर, और तभी ये आरोप सामने आए। फोन की रिकॉर्डिंग सामने आई जिसमें इवन चैंडलर माइकल को बर्बाद करने की बात कर रहे थे। अगर उन्हें जो चाहिए वो नहीं मिला, लेकिन नुकसान हो चुका था। दुनिया पहले ही तय कर चुकी थी कि वो क्या मानती है। मामला कभी अदालत तक नहीं पहुंचा। एक समझौता हुआ जो लगभग 2 करोड़ 30 लाख डॉलर का बताया जाता है। माइकल ने कहा ये पैसे उन्होंने इसलिए दिए ताकि दर्द खत्म हो, ये बुरा सपना बंद हो, न कि इसीलिए कि वो गुनहगार थे। उनके समर्थकों ने यकीन किया। आलोचकों ने कहा कि कोई बेगुनाह इतने पैसे देकर कोई बात नहीं छुपाता। दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई और वो हिस्से आज तक पूरी तरह जुड़ नहीं पाए। इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। 2002 में माइकल जैक्सन बर्लिन के एक होटल की बालकनी पर खड़े थे और अपने 9 महीने के बच्चे को उठाए हुए थे, और फिर नीचे खड़े सैकड़ों फैंस और कैमरों के सामने
उन्होंने बच्चे को किनारे के ऊपर लटका दिया। बच्चे का चेहरा ढका हुआ था। भीड़ की सांस रुक गई। कैमरे चलते रहे। कुछ घंटों के भीतर वो वीडियो हर जगह था। दुनिया के हर टीवी चैनल ने उसे बार बार दिखाया। वो तस्वीर डरावनी थी। उनके सबसे वफादार फैंस भी सन्न रह गए। क्या ये वो इंसान था जो हकीकत से पूरी तरह कट चुका था? क्या यह कोई ऐसा था जो सच में नहीं समझता था कि खतरा क्या होता है? माइकल ने बाद में माफी मांगी। उन्होंने कहा, यह जोश में हुई एक गलती थी, लेकिन दुनिया ने देख लिया था, और देखी हुई चीज अनदेखी नहीं होती। शोहरत के पीछे कुछ और भी था, कुछ बहुत अंधेरा, जो बहुत कम लोग साफ देख पाए। माइकल जैक्सन गहराई से बिल्कुल अकेले थे। चीखते हुए फैंस के बावजूद, हाउसफुल स्टेडियम के बावजूद, हर वक्त लोगों से घिरे रहने के बावजूद, वो एक ऐसे अकेलेपन में जीते थे जो हम में से ज्यादातर कभी नहीं समझ सकते। वो सड़क पर नहीं चल सकते थे, किसी रेस्तरां में नहीं जा सकते थे, किसी अजनबी से साधारण बातचीत नहीं कर सकते थे बिना उसके एक वैश्विक घटना बने। वो बचपन से परफॉर्म कर रहे थे और वो मशीन कभी रुकी नहीं, एक भी दिन के लिए नहीं। उनके करीबी लोगों ने बताया कि वो डरे हुए रहते थे। मीडिया का डर, गलत समझे जाने का डर, इस बात का डर कि दुनिया उन्हें क्या बना रही है। और फिर 2003 में एक ब्रिटिश पत्रकार मार्टिन बाशीर को वो पहुंच मिली जो पहले किसी रिपोर्टर को नहीं मिली थी। महीनों माइकल जैक्सन की दुनिया के अंदर, और जो डॉक्यूमेंट्री सामने आई उसने उनकी जो बची खुची छवि थी वो भी मिटा दी। माइकल को गैविन अर्विजो नाम के एक छोटे लड़के का हाथ थामे दिखाया गया और वो बेझिझक बोल रहे थे कि बच्चों के साथ अपना कमरा साझा करना उनके लिए सामान्य है। दुनिया सहम गई और कुछ ही महीनों में नए आरोप आ गए। गैविन अर्विजो और उनके परिवार ने माइकल पर यौन शोषण का आरोप लगाया। मामला मुकदमे तक पहुंचा। 2005 का आपराधिक मुकदमा इतिहास के सबसे देखे जाने वाले कानूनी मामलों में से एक था। सरकारी वकीलों ने एक ऐसे शिकारी की तस्वीर पेश की जो अपनी दौलत और अपने जादू से बच्चों को फंसाता था। बचाव पक्ष ने एकदम अलग तस्वीर दिखाई। एक बेहद संवेदनशील इंसान जिसे एक ऐसे परिवार ने निशाना बनाया जिनका झूठे आरोप लगाने का इतिहास था, जो पहले भी एक बड़े स्टोर और एक कॉमेडियन के खिलाफ झूठे दावे कर चुके थे। 14 हफ्तों के बाद, 85 गवाहों के बाद, जब पूरी दुनिया हर रोज देखती और बहस करती रही, जूरी ने अपना फैसला सुनाया। बरी सभी 14 आरोपों से। माइकल जैक्सन उस अदालत से एक आजाद इंसान के रूप में निकले, लेकिन वो अपनी पुरानी जिंदगी में कभी वापस नहीं गए। उनके अंदर कुछ टूट चुका था। वो सिमट गए, अमेरिका छोड़ दिया, शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखे। जिस इंसान ने एक वक्त पूरी दुनिया का ध्यान खींचा था, वो अब उसी दुनिया से छुप रहा था जिसे उसने जीता था। उनकी माली हालत बिखर चुकी थी। बताया जाता है कि वो करोड़ों डॉलर के कर्ज में थे। नेवरलैंड बर्बाद हो गया। जिस इंसान ने इतिहास के किसी भी मनोरंजनकर्ता से ज्यादा पैसे कमाए थे, वो सब कुछ संभालने में जूझ रहा था। 2009 में उन्होंने एक वापसी का ऐलान किया। लंदन में 50 कॉन्सर्ट, दुनिया को एक आखिरी बार दिखाने का मौका कि वो अभी भी कौन है। रिहर्सल की फुटेज में पुरानी चमक की झलकियां दिखी, लेकिन जो लोग उनके करीब थे उन्होंने कहा कि वो डरे हुए थे, कहा कि वो फंसे हुए महसूस करते थे, कहा कि वो यह करना नहीं चाहते थे। 25 जून 2009 को माइकल जैक्सन को उनके लॉस एंजलिस के घर में बेहोश पाया गया। वो 50 साल के थे। दुनिया रुक गई। लोग सड़कों पर रोए। रेडियो स्टेशनों पर सिर्फ उनका संगीत बजने लगा। एक अजीब संक्षिप्त पल में पूरी दुनिया एक साथ शोक में थी। लेकिन रहस्य तो अभी शुरू ही हुआ था। उनके निजी डॉक्टर कॉनराड मरे को इच्छा रहित हत्या का दोषी ठहराया गया। माइकल जैक्सन की जान लेने वाली दवा थी प्रोपोफोल, एक ताकतवर बेहोश करने वाला इंजेक्शन जो अस्पतालों में इस्तेमाल होता है, जिसे कभी किसी निजी कमरे में नींद की दवा के रूप में नहीं देना चाहिए। माइकल इसे सोने के लिए ले रहे थे काफी लंबे वक्त से। दुनिया का सबसे निगरानी में रहने वाला, सबसे ज्यादा दस्तावेज किया गया, सबसे मशहूर इंसान एक कमरे में अकेला ऑपरेशन थिएटर जैसी बेहोशी में मरता है। ये कैसे हुआ? सवाल कभी रुके नहीं, आज भी पूछे जा रहे हैं। और मौत के बाद भी विवाद उनके साथ ही चला।
2019 में लिविंग नेवरलैंड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री आई, जिसमें 2 लोगों ने दावा किया कि माइकल ने बचपन में उनके साथ शोषण किया था। दुनिया फिर भड़क उठी। रेडियो स्टेशनों ने उनका संगीत हटा दिया, कंपनियां दूर हो गईं। बहस उस ताकत के साथ लौटी जैसे वो इतिहास को फिर से लिख सकती थी। लेकिन दूसरे उतनी ही ताकत से सामने आए। उन्होंने आरोप लगाने वालों की कहानियों में विरोधाभास की ओर इशारा किया। अदालती दस्तावेज, पहले की कस्में जो अब बताई जा रही बातों से सीधे टकराती थीं। कानूनी लड़ाइयां उनकी मौत के बाद भी जारी रहीं। तो यहां हम हैं, मूनवॉक के दशकों बाद, जनाजे के सालों बाद। संगीत अभी भी बजता है, वो नाम अभी भी खाने की मेजों पर, कमेंट सेक्शन में, अदालतों में उन लोगों की चुप्पी भरी बातचीत में बहस जगाता है जो नहीं जानते कि वो क्या मानते हैं। क्या वो एक टूटे हुए बच्चे थे जिन्हें कभी उस दुनिया में सुरक्षा नहीं मिली जिसने उन्हें निगल लिया? क्या वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी शोहरत को ढाल की तरह इस्तेमाल करते थे? क्या वो इतिहास की सबसे बेरहम मीडिया मशीन के शिकार थे? या फिर सच कुछ ऐसा था जिसे कोई साफ सुर्खी कभी बयान नहीं कर सकती? माइकल जैक्सन किंवदंती और दुःस्वप्न के बीच की उस जगह में जिए, जीनियस और तबाही के बीच, बेगुनाही और आरोप के बीच, और वो जगह ही वो जगह है जहां वो आज भी रहते हैं, हर उस इंसान के जहन में जो उन्हें पूरी तरह जाने नहीं दे सकता। क्या माइकल जैक्सन शोहरत के शिकार थे या अपनी तबाही के खुद जिम्मेदार? शायद सबसे सच्चा जवाब वही है जो मानना सबसे मुश्किल है। शायद दोनों। शायद यही वो हिस्सा है जो हमें बार बार इस कहानी की तरफ खींचता है, क्योंकि हम आज भी पूरी तरह नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे।